गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैव स्टडी में। तो आज का लोगो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही एकदम कमाल का है। ओके, आप देख सकते हैं एकदम से इस तरह का मैंने पहले से डिज़ाइन चेंज कर दिया। क्लियर। तो आज का क्लास जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित जो है प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास है, ठीक है। और क्लास की बात करें तो यह जो क्लास है 26 है, ध्यान दीजिएगा 26 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे, इट मीन्स नेवी एमआर के मैथ के जीके जीएस के सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप एक काम करना, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि जो हर एक क्लास है बहुत ही धमाकेदार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्लास मैंने करवा के रखा है सब धमाकेदार है। उसके साथ ही बात करूँ जीके जीएस की, ठीक है, और मैथ की, तो मैथ को कंफर्म आप जाके देखना, गारंटी देता हूँ मैथ क्लास करने में आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। इसलिए आप जैसे ही खत्म होगा आप मैथ जरूर जाके देखो, गारंटी देता हूँ। तो चलिए एनर्जेटिक हो जाइए, मॉर्निंग मॉर्निंग एकदम फुल्ली फ्रेश हो जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एकदम बहुत कमाल का है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आईएईसी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएईसी? ऑप्शन: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमानन अभियांत्रिक परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ओके, तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको दिखे आईएईसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सिंपली आपको बताना है इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? व्हाट ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस बिकम? ऑप्शन: 1946, 1945, 1947, 1950। यहाँ पे जो है वाट के जगह पे विच ही लगेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर, 1945, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें या तो यूनाइटेड नेशंस की, तो वह जो है कब बना, ठीक है, वह कब बना याद कर लीजिएगा 1945, ध्यान दीजिएगा 1945। उसके साथ अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सीधा आप याद कर लेना न्यूयॉर्क। क्लियर। न्यूयॉर्क की बात करें, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन जो उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। अगर देखना चाहते हो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जाके सब्सक्राइब कर ही डालो, ठीक है, रुकना मत। चलिए अगला प्रश्न, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द नेशनल करेंसी ऑफ बांग्लादेश नॉन? ऑप्शन: रुपये, पीसो, टका, डॉलर। आई थिंक सो आप लोगों में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, टका। तो अगर बांग्लादेश की अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो क्या है? टका, याद कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है कि अपने आसपास का जो देश है, कम से कम बोल रहे हैं, सभी का जो है आपको याद कर लेना है कि भैया वहाँ का मुद्रा क्या है। उसके साथ ही बहुत अगर कहो तो ऑल टू ऑल देश, अगर ऑल टू ऑल याद हो जाए तब तो और भी एकदम सोने पे सुहागा है। क्लियर। आप जैसा ठीक लगे आप वैसा याद कर लो, या फेमस फेमस होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड जिसको बोलते हो, ठीक है, आप उसको याद कर लो, वह भी अच्छी बात है। क्लियर। नहीं तो सब याद कर लो, ज़्यादा और भी अच्छा बात है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन: 1 मई, 5 जून, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून। याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है। अब उसके बाद 1 मई की बात करें, जल्दी से आप लोग जवाब दो कि 1 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है। क्लियर। तो मैं तब तक अगला वाला जो है 1 दिसंबर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तब तक आप कमेंट जरूर करना। क्लियर। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, एड्स डे, याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड एड्स डे। क्लियर। यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब जल्दी से जवाब दीजिए 1 मई का, इट मीन्स 1 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो चलिए हम बता दे रहे हैं, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इस दिन मनाया जाता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? आप एक काम करना, ठीक है, क्वेश्चन सुनने से पहले आप इस चीज का ध्यान दो, दिवस, आप एक काम करो, कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, दिवस से संबंधित याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ कप आ गया, अब कब से संबंधित आपको याद कर लेना। इस तरह से टॉपिक बनाओ, हर एक टॉपिक क्लियर करो, तब आप कह सकते हो कि यार एग्जाम में बैठूंगा तो 1 नंबर मेरा फिक्स है।
यह तब तक आप नहीं कह सकते जब तक कि आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन करने से नहीं होगा भैया, टॉपिक उठाओ टॉपिक मारो, टॉपिक उठाओ टॉपिक मारो, क्लियर। सब टॉपिक को याद करके बैठ लो, गारंटी देता हूं एक नंबर फिक्स है आपका, क्लियर। तो चलिए यहाँ उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला लॉन टेनिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व महिला बैडमिंटन। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड जो है यह मिस्टेक से है, एक मिनट, विश्व मिस्टेक से, क्लियर। यह वाला जो ऊपर वाला है यह मिस्टेक है, क्लियर। वर्ल्ड वोमेन्स बैडमिंटन, याद कर लीजिएगा, विश्व महिला बैडमिंटन जो है इसी से उबेर कप जो है संबंधित है, क्लियर। अगला प्रश्न, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? विच सब्सटेंस डज ब्राजील एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी? ऑप्शन चावल, कॉफ़ी, चीनी, गेहूं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी। याद कर लीजिएगा, ब्राज़ील जो है सबसे अधिक निर्यात की बात करें, ठीक है, निर्यात जो है किसको करता है? कॉफ़ी को करता है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है तो एक काम करो, जाके जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करना। अगर क्लास से मजा आ रहा है जाके लाइक करो, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग लाइक करते हो, ठीक है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, इंप्रूव करूँगा क्लास को, ठीक है, गारंटी देता हूँ इंप्रूव करूँगा, ठीक है, इसलिए आप जाके लाइक करो, बिल्कुल फ्री है, ओके। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर बिल्कुल भी भूलना मत। आप लोग करते क्या है, शेयर करते हैं, लाइक तो सोचते यार कर दिए, शेयर में थोड़ा सा भारी लगता है, अरे हल्का सा भारी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ही फायदा है, ठीक है। जाके व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह वीडियो को फैला दो और शेयर करो, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर सांपों का देश कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, सांपों का देश जो है ब्राज़ील को ही कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, अरविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। याद कर लीजिएगा, अगर शांति निकेतन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, क्लियर, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। याद कर लीजिएगा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, क्लियर, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थिर है, ओके। अब इससे भी याद कर सकते हो, एक ट्रिक मैं दे देता हूँ, ठीक है, अभी जस्ट बना है। अब आप कह सकते हो कि राजा का दिल बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, राजा का दिल बड़ा होता है, कहने का मतलब यहाँ राजस्थान हो गया भैया, राजा का दिल बड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा दिल बड़ा, क्लियर। जस्ट ट्रिक बना, मैंने अप्लाई कर दिया, आपको इस तरह से याद कर लेना। अब एक काम करना, मंदिर से जो संबंधित प्रश्न है, कहाँ कहाँ कौन सा मंदिर है, बहुत सारे आपको स्थल मिल जाएंगे, आप सभी को याद कर लो, ठीक है, ताकि एक नंबर फिक्स है। यार एक चीज़ बताना, जब जान रहे हो कि इस सबसे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, एक चीज़ सुनना, अगर जान रहे हो कि इससे संबंधित प्रश्न आ रहा है तो इसका मतलब अगर आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर रहे हो, मतलब उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। आप ही सोच के देखो गलती कर रहे हो या नहीं, क्लियर। आप कमेंट करके जरूर बताना गलती है या नहीं, ठीक है। और यह भी कमेंट करना अगर टॉपिक वाइज क्लास चाहते हो, अगर आप चाहते हो स्थल, तो मैं स्थल से संबंधित ऑल टू ऑल क्वेश्चन करवा दूंगा, ध्यान देना, ऑल टू ऑल क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो एक काम करो, जाके कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। और मैंने ऑलरेडी बोला यार शेयर करो यार, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी ये सब सुविधा आपको मिलेगा, आपको क्लास करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ज़्यादा बच्चे चाहिए यार, क्लास जब होता है ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने में मज़ा आएगा, इसलिए शेयर करो। आपको टॉपिक वाइज क्लास दूंगा, गारंटी देता हूँ क्लास दूंगा, मज़ा भी आपको आएगा। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेवी? ऑप्शन मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब कहोगे भैया इनमें से कोई नहीं है तो आंसर क्या होगा? तो याद कर लेना, नई दिल्ली, इट मीन्स न्यू दिल्ली जिसको बोलते हो, क्लियर, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली जो बोल लो, ठीक है, वहीं पे भारतीय नौसेना का मुख्यालय है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन विच कंट्रीज? मतलब ऑप्शन है रूस और चीन, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। याद कर लीजिएगा, अगर पंचशील समझौते की बात करें तो वह जो है किसके द्वारा करवाया गया, किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न,
प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस टू रेजोनेट। ऐसे यहाँ पे अगर प्रतिध्वनि की बात करें तो यहाँ पे सीधा इको लिख दो, ठीक है। इको बहुत बच्चे समझते होंगे, ECHO, इको, ओके, इको। तो इसका जो है सही सॉरी ऑप्शन है 17 मीटर, 12 मीटर, 10.6 मीटर, 20 मीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, 17 मीटर, ठीक है। 17 मीटर, और कहीं कहीं आप ऑप्शन जो है आपको आगे पीछे दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के जस्ट आगे या पीछे देखने को मिलेगा। अब ये मत करना कि एग्जाम में 17 को ढूंढने लगना, बोलना भैया सर तो 17 पढ़ाएं, 17 तो है ही नहीं, अब हो गया दिक्कत। तो ये काम बिल्कुल ही मत करना। इसके आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट डेसिमल में रहे तो आप उसको टिक करके आ जाना, ओके। कहीं कहीं आपको 16.6 मीटर भी देखने को मिलता है, क्लियर। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है। व्हाट इज द किलोवाट आवर यूनिट? ऑप्शन विद्युत बल्ब का, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का। याद कर लीजिएगा, अगर किलोवाट घंटा की बात करें वह किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, क्लियर। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आपके घर में जो बिजली बिल आता है उसमें यूनिट जो लिखा हुआ रहता है, आप लोग जानते होंगे कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, यह सब सुनते होंगे, या तो कभी कभी 100 यूनिट भी उठ जाता है, ओके। तो वह जो यूनिट है वह एक्चुअली में यूनिट जो है यही होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ जो विद्युत ऊर्जा है, आप सिंपल है यार, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अब उसके साथ एक और मैं बात बता देना चाह रहा हूँ, विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति या तो पावर जिसको बोलते हैं, इसका SI यूनिट वाट होता है, याद कर लीजिएगा, वाट। विद्युत सॉरी पावर की बात करें तो उसका वाट होता है, क्लियर। इसको याद कर लीजिएगा, यह भी जरूरी है, पूछा जाता है। और 1000 वाट बराबर, वाट को सिर्फ W भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 किलो वाट होता है, इसे भी आप याद कर लेना, क्लियर। अब इसके साथ बात करें क्या कि कभी कदाल यूनिट में भी इधर उधर होता है। अब कहोगे कैसे? तो भैया जूल प्रति सेकंड, ध्यान देना, जूल प्रति सेकंड जो है यह भी वाट के बराबर ही होता है, क्लियर। कहीं ऐसा कुछ देखने को मिले तो सिंपली आपको आंसर टिक कर देना, ठीक है। और विद्युत से संबंधित मैंने आई थिंक सो इसी तरह का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने बहुत सारे SI करवा दिए हैं, ठीक है। इसलिए आप मेरा पहला वाला क्लास नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, ऑल टू ऑल अभी जो 26 क्लास चल रहा है, आपको टोटल क्लास मिल जाएगा। बस एक क्लिक मारो, टोटल क्लास सामने, और जाके एकदम तोड़ दो वहाँ क्लास को, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप के वेग से दोगुना हो जाता है? एट विच टेम्परेचर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल द वेलोसिटी ऑफ हीट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन है 100 डिग्री, 273 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 819 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा, 819 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। 819 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए यहीं पे एक और दमदार क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। हमारे शरीर का तापमान जो है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है। अब पूछा जाए फ़ारेनहाइट में तो भैया 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट, यह भी है हमारे शरीर का ही तापमान, ठीक है। 310 केल्विन जो है यह भी है हमारे शरीर का ही तापमान, ठीक है। तो आपको इस 3 को भी याद कर लेना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम देगा, गारंटी देता हूँ काम देगा, क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई SSC GD के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो आपको SSC GD का भी क्लास रात के 8 बजे, ध्यान देना, रात के 8 बजे देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक काम करना, रात के 8 बजे जुड़ जाना। अगर SSC GD का आप तैयारी कर रहे हैं तो, या तो आपके भाई बंधु कोई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, भैया ग्रेव स्टडी चैनल पे क्लास चालू है, जाओ रात में 8 बजे देख लो, ओके, क्लियर, पक्का एकदम। जैसे यह क्लास आपको धमाकेदार दिख रहा है वैसा ही वह भी क्लास धमाकेदार है भैया, टीचर वही है, क्लास धमाकेदार तो होना ही है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ को तेजी से घुमाया जाए तो इफ द आइस केप्ट इन क्लोज्ड थर्मस इज रोटेटेड रैपिडली, क्या होगा? ऑप्शन, बर्फ का तापमान और गिर जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बर्फ और कठोर बन जाएगी। तो आई थिंक सो आप इस चीज़ को कह सकते हो कि प्रैक्टिकली समझ सकते हो, याद नहीं भी की हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीधा हो जाएगा ऑप्शन बी, भैया बर्फ पिघल जाएगी। अब थर्मस पे घुमा रहे हो भैया, घर्षण तो काम कर ही रहा होगा, ठीक है, रगड़ा रहा होगा, तो इससे क्या होगा? बर्फ कभी ठोस का ठोस ही रह जाएगा और ठोस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है भैया? रगड़ाएगा तो क्या होगा? पिघलेगा, क्लियर। बस थिंक करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, एक समान
त्वरण से सरल रेखीय गति करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम समीकरण होगा? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट डूइंग सिंपल लीनियर मोशन विद द सेम एक्सेलरेशन विल बी। ऑप्शन यू बराबर v प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे x जो है भैया, x को s बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, s ही होना चाहिए, आई थिंक सो मिसप्रिंट है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, भी बराबर यू प्लस ए टी। चलिए अब इसी में जो है टोटल फॉर्मूला को क्लियर कर लेते हैं न्यूटन से संबंधित। क्लियर? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला ये है। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे s बराबर x नहीं सुनिएगा, s सुनिएगा। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह भी जो है भैया न्यूटन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, यह भी आपको मोशन जो है, गति जो है, उसी से संबंधित है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यह भी जो है उसी का फॉर्मूला है। यह तीनों फॉर्मूला की बात करें तो यह तीनों फॉर्मूला को आप याद कर लो, काम देगा। ठीक है, और यह तीनों फॉर्मूला सही भी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा सही है। आपको मालूम तो होना चाहिए कौन सही गलत है, तभी तो आप जवाब दे पाओगे। क्लियर? इसलिए याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे बल हो गया, यहाँ पे F जो है बल हो गया, M से मास जिसको कहते हो, इट मीन्स द्रव्यमान हो गया, A से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हो, क्या उसके बाद त्वरण भी इसको बोलते हैं। क्लियर? तो यह भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके साथ चलिए न्यूटन के तीनों लॉ की बात करें। ठीक है, तीनों लॉ क्या होता है, मतलब तीनों नियम। ठीक है, गति का नियम जिसको बोलते हैं। तो पहले नियम की ओर पहले बात कर लेते भैया। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदा के लिए ही स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और वैसे जब तक कोई वस्तु गति कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल लगेगा या फोर्स लगेगा। क्लियर? ये पहला नियम हो गया। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक बार ध्यान से इसे जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, आपको काम देने वाला है। ठीक है, इन सभी को याद कर लेना। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है वह होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इट मीन्स बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यह जो है दूसरा है मेरा। ठीक है, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वह हो गया। अब भैया तीसरा क्या है? दूसरा तो यह हो गया। तीसरा क्या है? तो तीसरा को याद कर लेना। क्या कि होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है, सामने वाला जो वस्तु है वह भी समान बल मतलब हमारे ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो यही तीसरा हो गया। क्लियर? ओके, तो चलिए अगला प्रश्न। आई थिंक सो यार मजा आ रहा है तो यार लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप जाके एक काम करो, लाइक करो। लाइक बिल्कुल फ्री है, कमेंट फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है, सब कुछ फ्री है। सोचने वाली तो खैर बात ही नहीं है। क्लियर? जाके जल्दी से कर दो। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार बल है, अब भी तुरंत मैंने बताया है, अब भी जस्ट बताया, आपको जवाब देना होगा तो होगा। क्लियर? व्हाट इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ऑप्शन द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, द्रव्यमान बटे त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, इनमें से कोई नहीं। जवाब एकदम कड़क दो यार, अभी तुरंत मैंने बताया है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पीछे, अगर ध्यान से सुनो तो इट मीन सुने होगे तो आप इसे जवाब जरूर दोगे इसका जवाब। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण, इट मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। फोर्स बराबर याद तो कह सकते हो सीधा F बराबर ma भी याद कर सकते हो, ऐसे भी आदमी याद करता है। F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, विद्युत विभव का मात्रक है। देखिए विद्युत से संबंधित फिर से प्रश्न यहाँ पे आ गया। मैंने ऑलरेडी विद्युत से संबंधित लगभग सारी चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा दिया। इसी तरह का क्वेश्चन आया था, A to Z समझा दिया है। बार बार बोलता हूँ, नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है, और क्लास टाइमिंग की बात करें तो वह भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा भैया कि 8 बजे से क्लास जो चालू होता है। ठीक है, 8 बजे सुबह, इसलिए आप 8 बजे सुबह जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको क्लास मिल जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक है इज द एक मिनट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे मिस है। ओके, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, ओके, ऑप्शन वाट वोल्ट ओम हेनरी।
ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आप मेरा पहले वीडियो देखे होगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट। याद कर लेना, ऑप्शन बी वोल्ट की बात करें, ठीक है, तो वोल्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वोल्टेज जिसको बोलते हैं, या विभवांतर या विभव जो बोलो, क्लियर, यह सब एक ही बात है। इंग्लिश हिंदी का बस फर्क है। जो बच्चे हैं इट मीन्स इंग्लिश हिंदी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो अगर करंट की बात करें या तो विद्युत धारा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका क्या होता है भैया, एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर याद कर लेना विद्युत धारा का, क्लियर। अब वोल्ट तो आपका क्लियर हो गया, किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या तो विभवांतर या विभव का, क्लियर। अब इसके बाद अब एक और आता है चार्ज, ठीक है। चार्ज आवेश जिसको बोलते हो, आवेश का कूलाम्ब होता है, कूलाम्ब याद कर लेना, ठीक है, कूलाम्ब याद कर लेना, ओके, कूलाम्ब याद कर लेना। अब उसके बाद एक और अभी तुरंत जस्ट मैंने बताया, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ध्यान देना, कार्य और ऊर्जा, ओके, कार्य और ऊर्जा आपको जहां दिखे भैया इसका जूल होता है, ठीक है, शॉर्ट में जे भी लिखते हैं तो इसका जूल होता है, ठीक है। अब उसके बाद शक्ति रहे, शक्ति का भी तुरंत मैंने बताया, फिर भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, शक्ति का वाट होता है। यह सब जो है ऐसा यूनिट है, आप इसको याद कर लेना। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है, प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसका ओम होता है, OHM, ओम, ओके। और ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है, आप इन सभी चीज़ को याद कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, जो करना है कर लो, बस याद कर लो यार, और कुछ नहीं, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन वेट ऑफ अ पर्सन व्हेन क्लाइंबिंग इन अ लिफ्ट, ठीक है। ऐसे यूजिंग इन अ लिफ्ट ज़्यादा सही रहेगा, क्लाइंबिंग सही नहीं है, क्लियर। ऑप्शन घटेगा, स्थिर होगा, बढ़ेगा, शून्य होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। लिफ्ट से संबंधित 3 केसेस जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, मैंने तीनों समझा दिया है प्रीवियस क्लास में, पता नहीं देखे हो कि नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन सी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है, ध्यान दीजिएगा कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगा तो भैया उसका भार जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, यह तो क्लियर है। अब जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो उसमें भार कम होता महसूस होगा, ठीक है। और तीसरा केस बनता है भैया, जब लिफ्ट का तार टूट गया, जब लिफ्ट का तार टूट गया तो लिफ्ट भैया सीधे गिरेगा नीचे, और इससे क्या होगा, भार जो है शून्य हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, शून्य हो जाएगा, क्लियर। यही 3 केस लिफ्ट में बनता है, ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस 3 को क्लियर कर लो अभी, क्लियर, ओके। चलिए अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय द ड्रॉपलेट ऑफ रेन। ऑप्शन पृष्ठ तनाव, श्यानता, विस्कासित, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन के वजह से जो है वर्षा का बूंद गोल होता है, क्लियर। अब उसी में एक बात करें कि अगर अंतरिक्ष की बात करें, ध्यान से सुनना, ठीक है। ISS एक प्लेस होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ से रिसर्च वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे देशों के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे, एक बहुत ही अनोखा चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप जाओगे, पता नहीं जाओगे कि नहीं वो तो अलग बात है, बट यहाँ अगर जाओगे तो एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि वहाँ पे पानी जो है, जब आप पानी को पैकेट से निकालोगे, वहाँ बर्तन वगैरह का इस्तेमाल कह सकते हो कि पैकेट के तौर पे ही, पैकेट ही इस्तेमाल होता है, तो ठीक है, जब पैकेट से आप निकालोगे तो पानी जो है इस तरह से आपका गोल बनता दिखेगा, ठीक है, गोल बनता आपका दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप हाथ वगैरह पर मतलब चिपकेगा तो वह हाथ के हाथ से सट जाता है। ये सब जो है सब सरफेस टेंशन की वजह से आता है। किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। आपको पता है वहाँ ग्रेविटी नहीं है, जो पानी छट से ज़मीन पे गिरेगा फैल जाएगा, ऐसा वहाँ कुछ देखने को मिलने वाला नहीं है। इसलिए पानी जब भी पैकेट से निकला हवा में तैरने लगता है। यार हवा तो है ही नहीं, तैरेगा क्या, सीधा मतलब इस तरह से क्या है, मान सकते हो कि इस तरह से तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, विदाउट एयर तैरता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो वह जो है एक्चुअल बात है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा फील होता है। आप ड्रॉप में इस तरह से मारोगे 2 भाग हो जाएगा, वह दोनों भी भाई तैर रहा है, क्लियर। आई थिंक सो मज़ा आया होगा जान के, एक बार सर्च करना जरूर, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया है, ओके, न्यूटन का तीनों नियम। यही मैं बार बार बोलता हूँ यार, जो भी बताऊँ उसे ध्यान से सुनो और तुरंत उसको अपने अंदर ले लो। इससे क्या होगा, जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको पकड़ के फाड़ दोगे, ठीक है,
फाड़ना मत एक्चुअली में। स्विमिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं, तुरंत इसका जवाब दो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, तीसरा नियम। याद कर लेना, तीसरा नियम की बात करें तो तीसरा नियम जो है वही मेरा कह सकते हो क्या कि स्विमिंग जो है उसी पे आधारित है। क्लियर? स्विमिंग जो है उसी पे आधारित है। ओके, तो एक काम करना, क्लास तो एंड हो गया है अब, ठीक है। अब एक काम करो, जाके नीचे जो क्लास इट मीन्स प्लेलिस्ट जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जो वहाँ पे टाइटल होगा उस पर क्लिक करोगे, टोटल आपको क्लास का लिस्ट दिख जाएगा। वहाँ पे जाके टोटल जो क्लास पसंद है यार जाओ क्लिक करो। आप गारंटी देता हूँ मैथ का देख लो, ठीक है। आप फिर हमको छोड़ना नहीं चाहोगे, आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, इसलिए आप क्लास जरूर से जाके देखना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के मज़ेदार वीडियोज़ देखना चाहते हो यार, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, बस टैप करो और बेल आइकन दबाओ, बस आपको वीडियो एकदम रेगुलर टाइम पे मिलता रहेगा। आप जाके बिल्कुल देखना, ठीक है। यह क्लास जो है आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली आपको वहाँ क्लिक करना है, टेलीग्राम वहाँ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आप ज्वाइन करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? तो इससे बेनिफिट आपको यह होगा कि मैंने आज तक जितना भी पीडीएफ डाला है टेलीग्राम पे सब आपको मिल जाएगा। सोचो, आज तक मैंने जितना भी नेवी, एमआर, जीडी जिसका भी क्लास किया सबका पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ मत करो, डाउनलोड करके अपना एक फाइल में रख लो, सबको प्रैक्टिस करो, सबको बनाओ, ट्रेंड हो जाओगे यार। या एक काम करो, सबका वीडियो भी देख लो, दोनों काम कर लो, मज़ा आ जाएगा, फिर से प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम का तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सिर्फ सर्च करो ग्रैब स्टडी, GRABSTUDY, सिंपली आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आप जाओ वहाँ सिंपली करो, सर्च करो, क्यूट सा लोग आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, और वहाँ जाके सिंपली ज्वाइन कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहो, हमको भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आएगा अगर कंटिन्यूसली इस तरह से जुड़े रहोगे तो, ठीक।